दोस्तों, जब इजराइल के रूप में एक नया देश बनाया जा रहा था तो भारत इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं था। इसके बावजूद 1965 और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में इजराइल ने भारत की खूब मदद की। हालांकि इसके बाद भी कई सालों तक दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध शुरू नहीं हो सके थे, लेकिन बीते कुछ सालों में इनके बीच के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। आज इजराइल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है। साथ ही कई और दूसरे सेक्टर्स में भी ये भारत के साथ बिजनेसेस कर रहा। इवन मौजूदा इजराइल हमास वॉर में भी भारत ने इजराइल के साथ खड़े रहकर अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा है। मगर हैरानी की बात यह है, आज के टाइम में इंडिया इजराइल को सिर्फ सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बल्कि धीरे धीरे करके उनके सारे बिजनेसेस को खरीद भी रहा है। और भारत के इस स्टेप से न सिर्फ इजरायली कंपनी में हमारी भागीदारी बन रही है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी देश का एक मजबूत प्रेजेंस कायम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारत इजराइल को किस तरह खरीद रहा है और इससे हमारे देश को क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत इस समय दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश बन गया है। साथ ही हमारे पास दुनिया के थर्ड हाईएस्ट नंबर्स ऑफ यूनिकॉर्न्स भी मौजूद हैं। वहीं अगर हम भारत के जीडीपी की बात करें तो इसने कई दशकों से लगातार ग्रोथ देखी है और ये नंबर आज 3.18 लाख करोड़ यूएसडी तक पहुंच गया है, जिसका मेन रीजन यहाँ की कंपनीज के रेवेन्यू और मार्केट साइज है। आज भारत लगातार नए नए सेक्टर्स में भी एक्सपैंड कर रहा है। इतना ही नहीं, इस समय हमारा देश दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को एक्वायर करने में सबसे आगे है और ये एक्विजिशन अब इजराइल तक पहुंच चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत आज इजराइल की कई बड़ी कंपनीज और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्वायर कर चुका है, जिस वजह से वहाँ के कई बड़े बड़े और प्रॉफिटेबल बिजनेसेस अब इंडिया के हाथों में आ गए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कौन सी इंडियन कंपनीज हैं जो इजराइल के की बिजनेसेस और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद रही है। आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इजराइल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वहाँ के हैफा पोर्ट का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। ये नॉर्थ में लोकेटेड इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। यहाँ से बहुत ही बड़ी संख्या में टूरिस्ट एंड क्रूज शिप को ऑपरेट किया जाता है और हर साल ये लगभग 30 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो को हैंडल करता है। ऐसे में ये कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अब यहाँ कमाल की बात यह है कि पिछले ही साल भारत में पोर्ट्स के बादशाह कहे जाने वाले गौतम अडानी ने इजराइल के इस हाईली वैल्यूएबल हैफा पोर्ट को 1.2 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर लिया था। अडानी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह के एक्विजिशन का समझौता किया। इस एक्विजिशन की वजह से एक तरफ अडानी पोर्ट का ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ट्रेड के साथ साथ दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। अब जब बात अडानी की हो ही रही है तो भला अंबानी पीछे कैसे रह सकते हैं, बल्कि इस एक्विजिशन में सबसे बड़ा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। लेकिन उससे पहले वॉलेनी, रिवाइटल और विक्स जैसी पॉपुलर मेडिसिन बनाने वाली इंडिया की नंबर 1 एंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा को देखते हैं, क्योंकि इसी साल सन फार्मा ने इजराइल की वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज तारो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 100% स्टेक्स को एक्वायर कर लिया है और इसके लिए सन फार्मा ने 347 मिलियन डॉलर चुकाए हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज के समय में तारो फार्मास्यूटिकल के पास 1.3 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं। साथ ही इसका मार्केट कैप 1.59 बिलियन डॉलर्स है, जिसके चलते इसे दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज में गिना जाता है। इसकी वजह से इंडिया का प्रेजेंस न सिर्फ इजराइल की ड्रग मार्केट में स्ट्रांग होगा, बल्कि इस डील से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इजरायली फार्मास्यूटिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भरपूर फायदा मिलेगा। कमाल की बात यह है कि सन फार्मा ने 2018 में इजराइल की टॉर्सियस फार्मा लिमिटेड के भी कुछ परसेंट स्टेक्स को एक्वायर किया था। इसके साथ ही सन फार्मा ने इजराइल की वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टेक्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च कोलैबोरेशन भी फॉर्म किया है, जिससे न सिर्फ कंपनी को नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि साथ ही इसकी मदद से इंडियन फार्मास्यूटिकल बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने का मौका मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि इस एक्विजिशन में सबसे बड़ा नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जिसने 2017 में इजराइल के अंदर बहुत ही बड़े इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की थी। असल में रिलायंस ने जेरूसलम बेस्ड एक ग्लोबल वेंचर इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म आवर क्राउड में 25 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी। इस कंपनी की मदद से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और कंप्यूटर या इंटरनेट से रिलेटेड अर्ली एज स्टार्टअप में फंडिंग करेंगे, जिससे साफ होता है कि रिलायंस इजराइल के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात सिर्फ आवर क्राउड तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हाल ही में खबर आई है कि रिलायंस इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर कंपनी को भी एक्वायर करने जा रही है। हालांकि अभी इसके एक्विजिशन की कोई कीमत सामने नहीं आई है, लेकिन हम इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन ने इसे 5.4 बिलियन डॉलर में एक्वायर करने की कोशिश की थी। हालांकि किसी रीजन से ये डील कंप्लीट नहीं हो पाई, बट इससे हमें इसके कीमत का अंदाजा लग जाता है।
दोस्तों ये कीमत बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक्विजिशन रिलायंस के लिए एक प्रॉफिटेबल डील साबित होने वाला है, क्योंकि टावर सेमीकंडक्टर ग्लोबल चिप सप्लाई में अच्छी हिस्सेदारी रखती है और ये बेस्ट एनालॉग चिप्स, मेडिकल इक्विपमेंट और मोबाइल फोन्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने में एक्सपर्ट हैं। अपनी इन्हीं एक्सपर्टीज के चलते इस कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहा है, क्योंकि 2009 में जहां इसका रेवेन्यू $300 मिलियन था, वहीं 2022 में ये बढ़कर $1.68 बिलियन हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि टावर सेमीकंडक्टर एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और डिफेंस के साथ साथ अलग अलग फील्ड में इसके 300 से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। अब सवाल है कि ये डील रिलायंस के लिए फायदेमंद कैसे होने वाली है। तो असल में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस पर ही ज्यादातर डिपेंड रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर के फील्ड में एंटर करके वो टेक्निकल वर्ल्ड में अपना एक मजबूत प्रेजेंस बना सकेगा। साथ ही रिलायंस का ये स्टेप इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में नए दरवाजे खोलने का काम करेगा। इसके अलावा टावर सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज अमेरिका में भी मौजूद है, जहां रॉ मटेरियल्स को कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बाद फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ऐसे में अच्छी बात यह है कि रिलायंस को इजराइल के एडवांसमेंट के साथ साथ यूएस की टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिलेगा और इसकी मदद से फ्यूचर में भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम बन सकता है। लेकिन बात जब एक्विजिशन की हो तो हम इन्फोसिस को कैसे भूल सकते हैं, जिसने 2015 में पनाया नाम की एक इजरायली ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी को $200 मिलियन में एक्वायर कर लिया था। बता दें कि पनाया क्लाउड बेस्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस ऑफर करती है। आज पनाया इन्फोसिस की सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी मदद से इन्फोसिस को ऑटोमेशन इंडस्ट्री में ऑपरेट करने का भी मौका मिलता है। इस एक्विजिशन के जरिए कंपनी का मकसद अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज को बढ़ाना और अपने क्लाइंट्स को नया इनोवेशंस प्रोवाइड करना है। इसके बाद बात करते हैं टाटा ग्रुप की, जिसकी भारत के साथ साथ बाकी के देशों में भी एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। कई देशों में अपना कारोबार बढ़ाने के बाद रतन टाटा ने अगला टारगेट इजराइल को रखा है। टाटा इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ ज्वाइंट वेंचर करके डिफेंस प्रोडक्ट्स को डेवलप करने वाला है। दोस्तों टाटा का ये स्टेप भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में अहम रोल निभाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले टाटा ग्रुप ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरर सिक्योर स्काई और यूरोपियन डिफेंस एंड एरोस्पेस कंसोर्टियम के साथ भी डिफेंस डील को साइन किया है। अब एक तरफ इजराइल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लायर है, दूसरी तरफ इस तरह के डील्स की मदद से भारत और इजराइल के मिलिट्री अलायंसेस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। साथ ही इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होकर हो सकता है कि मैक्सिमम चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दे। इसके अलावा टाटा ने और भी कई बड़े इन्वेस्टमेंट किए, जैसे कि 2016 में टाटा ग्रुप ने बहुत से लीडिंग ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर इजराइल में i3 इक्विटी पार्टनर सेटअप किया, जिसका मकसद नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी को डेवलप करना था। अब आपको बता दें कि भले ही 2013 में टाटा ग्रुप ने पहली बार इजराइल की किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन वहां एंट्री 2005 में ही ले ली थी, क्योंकि टीसीएस की शुरुआत करके टाटा भारत की पहली कंपनी बनी जिसने सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अपना कारोबार शुरू किया था। इजराइल में कारोबार शुरू करने के बाद टीसीएस वहां की कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। उनमें से एक का नाम है निम्बस। बता दें कि इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और वाटर अथॉरिटी ने अपने क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े कामों के लिए टीसीएस को चुना है। इसके अलावा टीसीएस ने ही साल 2020 से 21 में इजराइल का पहला फुली डिजिटल बैंक का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया था। टाटा के अलावा विप्रो ने भी इजराइल में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए कंपनी ने एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने वाली एक इजरायली कंपनी HR गिवन को 2016 में एक्वायर किया था। इस एक्विजिशन के बाद इस नई कंपनी का नाम विप्रो गिवन रखा गया था, जो बहुत ही प्रिसाइज, कॉम्प्लेक्स एंड हाईली एक्यूरेट मशीन कंपोनेंट, सीट मेटल फैब्रिकेशंस और मेटल एरोस्ट्रक्चर असेंबलीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसे में इस सेक्टर की किसी भी कंपनी को एक्वायर करने से विप्रो को इंटरनेशनल मार्केट में एक स्ट्रांग फुटहोल्ड मिलता है, यानी इसकी हेल्प से विप्रो को ग्लोबली अपने रीच और कस्टमर बेस को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब अगर हम कुछ और एक्विजिशंस को देखें तो भारत की एग्रीटेक कंपनी जैन इरिगेशन ने साल 2012 में इजराइल की एक इरिगेशन इक्विपमेंट कंपनी नांदान को एक्वायर कर लिया था, जो कॉस्ट इफेक्टिव इरिगेशन के सोल्यूशन देती है। इसके अलावा साल 2019 में भारत के लोहिया ग्रुप ने इजराइल की डिफेंस कंपनी लाइट एंड स्ट्रॉन्ग को एक्वायर किया। साल 2017 में भारत की वाटर मैनेजमेंट कंपनी सेसंकेत प्राइवेट लिमिटेड ने इजराइल की लीडिंग मेटल पार्ट्स और मेटल डिवाइस मैन्युफैक्चरर सैटुला को एक्वायर किया था। इसके अलावा मार्च 2022 में ओला इलेक्ट्रिक्स ने भी स्टोडॉट नाम की बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी, जो एक्सट्रीमली फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी में माहिर है, इसमें $5 मिलियन इन्वेस्ट किया था।
इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के पीछे ओला इलेक्ट्रिक्स का मकसद न्यू एनर्जी सिस्टम को डेवलप करना था। और दोस्तों सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही नहीं बल्कि इजराइल की कंपनीज का एक्विजिशन या उनसे ज्वाइंट वेंचर करने में भारत की पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी पीएसयू भी बढ़ चढ़कर आगे आई है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इजराइल की एक स्टार्टअप फिनर्जी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया था ताकि इसकी मदद से फ्यूल सेल्स और एल्यूमिनियम एयर बैटरी सिस्टम को प्रोड्यूस किया जा सके। दोस्तों इजराइल में अपना प्रेजेंस बनाने वाली इंडियन कंपनीज की लिस्ट अभी और भी बहुत लंबी है, जिसमें माइनिंग करने वाली कंपनी एनएमडीसी, इंडियन चेन ऑफ ज्वेलरी शोरूम्स कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन भी शामिल है। इसके साथ ही टेक महिंद्रा, एसबीआई, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी भारत फोर्ज और लार्सन एंड टर्बो यानी कि L&T ने भी इजराइल में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और ये इन्वेस्टमेंट न सिर्फ भारत और इजराइल के रिश्ते को मजबूत बना रहा है बल्कि इजराइल के अंदर भारत के लिए कई तरह की नई अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप कर रहा है, क्योंकि इनमें से हर एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक स्टेप की तरह नजर आता है। अगर आप गौर करें तो इंडियन कंपनीज इन एक्विजिशंस के मदद से उन के सेक्टर्स को टारगेट कर रही है जिनका किसी भी देश के डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल रहता है। ऐसे में इस बात से कोई शक नहीं है कि इंडिया को भी इसका भरपूर फायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर हम कंपनीज और उनके द्वारा किए जा रहे एक्विजिशन से हटकर बात करें तो भारत सरकार और इजरायली गवर्नमेंट दोनों ने अपने कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाने और देश के सभी सेक्टर्स को एडवांस बनाने की खातिर कई सालों तक के लिए अलग अलग तरह के समझौते किए हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले कुछ सालों में इजराइल के आईटी सेक्टर में इंडियन एम्प्लॉयज की संख्या में काफी उछाल आया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक इंडियंस धीरे धीरे इजरायली बिजनेसेस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज लगभग 18,000 इंडियंस इजराइल में काम कर रहे हैं। अब भले ही ये नंबर अमेरिका या इस जैसे किसी दूसरे बड़े देशों में रहने वाले इंडियंस के मुकाबले काफी कम है, लेकिन इजराइल जैसे छोटे से देश में भारतीयों की इतनी संख्या होना भी एक बड़ी बात है। अब इन सब से हटकर मिलिट्री एस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया ने इजराइल के एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज को भी एक्वायर कर लिया है, जैसे कि एक लॉन्ग रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल बराक 8। इसे भारत के DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने साथ मिलकर डेवलप किया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये कोई ट्रेडिशनल परचेज नहीं बल्कि एक कोलैबोरेशन था, जिसकी मदद से इंडिया अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा और इंडियन कंपनीज इजराइल में अपना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। वैसे तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सबसे मेजर रीजन की बात करें तो वो है भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती। इन दोनों देशों का इतिहास में दूर दूर तक कोई खास कनेक्शन नहीं है, इसके बावजूद ये एक दूसरे के समर्थन में खड़े रहते हैं। जैसे कि इजराइल एक छोटा देश है, ऐसे में बिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट उसके लिए लॉन्ग टर्म में काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। वहीं इस तरह की इजरायली कंपनीज का एक्विजिशन भारत के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि इनकी मदद से इंडियन कंपनीज के पास एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सेस आएगा और ग्लोबल मार्केट में ये ज्यादा स्ट्रांगली कम्पीट कर पाएंगी। ऐसे में देखा जाए तो ये एक्विजिशन एक विन विन सिचुएशन डेवलप कर सकता है। वैसे दोस्तों आपको इस एक्विजिशन के पीछे मेजर रीजन क्या नजर आता है, हमें कमेंट करके जरूर